नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। ये आईआर का चौथा लेक्चर होगा। इससे पहले हमने रूस और यूक्रेन, उसके बाद से भारत और बांग्लादेश का संबंध और भारत और रूस का संबंध, ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज चौथा टॉपिक है भारत और श्रीलंका के समक्ष अभी कौन कौन सी चुनौतियां हैं। श्रीलंका संकट के कारण श्रीलंका और भारत के रिलेशन बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसको हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। डेटा और फैक्ट सहित मैं आपको पूरा मटेरियल फ्री में दूंगा। जो लेक्चर आप सुन रहे हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सिर्फ पीडीएफ पढ़ के आप तैयार नहीं कर पाएंगे। पीडीएफ आपको एक दिन बाद मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक दिया हुआ रहता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जो है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। मेंस आंसर राइटिंग का भी एक ग्रुप है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आपको आंसर लिखना है। उसका आंसर लिख के आप उस ग्रुप में भेज सकते हैं। मुझसे अगर कुछ पूछना हो या मुझसे कोई भी कांटेक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ रहता है, वहाँ पर आप मुझसे कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल का भी एक ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले श्रीलंका की ज्योग्राफी को देखते हैं हम लोग। भारत के दक्षिण में स्थित ये छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है। पूरा का पूरा एक द्वीपीय देश है ये। हमेशा से ही भारत, पहले इसको सिंघली द्वीप के नाम से जाना जाता था। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो थोड़ा सा इतिहास में ज़रूर जाना चाहिए, 2 से 3 लाइन में। बीपीएससी के एग्ज़ाम में चूँकि डिटेल्ड आंसर लिखना होता है तो 4-5 लाइन का आप हिस्ट्री लिख सकते हैं। भारत के साथ लिखना है, श्रीलंका के इतिहास में हमें नहीं जाना है। मौर्य वंश का जो आप इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें दीपवंश और महावंश नाम के 2 बुक का नाम सुनते होंगे। मौर्य वंश का जब भी इतिहास पढ़ते हैं तो कौन कौन से, एक दीपवंश और एक महावंश, ये दोनों क्या है, ये श्रीलंका के इतिहास की दोनों बुक हैं। तो इससे हमें मौर्य वंश के बारे में काफ़ी डिटेल्ड जानकारी मिलती है। जो अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों संघमित्रा और इन सब को भेजा था तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, वो सब हमें इन्हीं सब सोर्सों से पता चलता है। तो यानी कि भारत और श्रीलंका के जो संबंध हैं वो ईसा पूर्व के संबंध हैं, बहुत पुराने संबंध हैं। पहले इसका नाम था सिंघल द्वीप, ओके, बाद में इसका श्रीलंका नाम पड़ गया। इसका जो ज्योग्राफी है उसके कारण इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इकोनॉमिक रूप से। किन किन चीज़ों को लेकर मिलता है, टूरिज्म को लेकर मिलता है। उसके अलावा उद्योग धंधों में भी कुछ कुछ चीज़ों का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे चाय का या मसालों का उत्पादन श्रीलंका में अधिक होता है। पोर्ट ऑफ कॉल बन सकते हैं यहाँ पर। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है, हिंद महासागर से कोई जहाज़ गुजर रही है, पानी वाली जहाज़, और उसको खाना लेना है, उसको पीने का पानी लेना है, अपने जहाज़ पर भरना है, जहाज़ में तेल डालना है, तो ये सब काम पोर्ट ऑफ कॉल में किया जा सकता है। भारत के साथ अगर संबंधों की बात करें तो बहुत पुराना संबंध है। चूँकि हमारा तमिलनाडु का जो प्रदेश है वहाँ के बहुत सारे चोल शासकों ने बहुत बार आक्रमण करके पूरे श्रीलंका पर कब्जा किया है। इसलिए तमिल लोगों की अच्छी खासी एक आबादी कहाँ पर रहती है, तमिलनाडु के उत्तरी भाग में मुख्य रूप से निवास करती है। तो तमिल जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर, और बहुसंख्यक सिंघली, कौन सा मैंने बोला, सिंघली समुदाय और तमिल समुदाय जो अल्पसंख्यक है तमिल, इन दोनों में हमेशा से ही वहाँ पर रिश्ता खराब रहा है इनका। एक और रहा है बौद्ध और मुस्लिम। श्रीलंका चूँकि बौद्ध प्रधान देश है और मुस्लिम आबादी के बीच में भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहा है यहाँ पर। तो सिंघली और तमिल के बीच में जो फाइट हुए, इसके कारण बहुत ही लंबा गृह युद्ध चला है श्रीलंका में। लगभग में 30 से 40 वर्षों का पीरियड उसका गृह युद्ध का रहा है। आपने सुना होगा एलटीटी का नाम, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स। इसको प्रभाकरन ने बनाया था। मद्रास कैफे मूवी अगर देखोगे तो प्रभाकरन ने बनाया था। प्रभाकरन कि एलटीटी ने ही राजीव गांधी जी की हत्या में एलटीटी का ही नाम आया था। प्रभाकरन के गैंग के कुछ लोग पकड़े गए थे जिनको कुछ दिन पहले तमिलनाडु की सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने रिहा कर दिया, उनके इल्ज़ाम, मर्डर के इल्ज़ाम होने के बावजूद। क्यों किया? क्योंकि प्रभाकरन जो था वो तमिल राइट्स की बात करता था। कहाँ पर? तो श्रीलंका में। तो इसलिए एलटीटी को तमिलनाडु के बहुत सारे लोग अच्छा मानते थे, क्योंकि तमिल लोगों का हीरो के तौर पर जाना जाता है। क्योंकि तमिल लोगों का जब कत्ल किया गया था श्रीलंका में तो एलटीटी उनके रक्षक के रूप में उभरी थी। हथियार बंद एक संघर्ष था, गृह युद्ध चल रहा था। उस गृह युद्ध में भारत सरकार ने भी भूमिका निभाई थी। भारत ने अपने आर्मी भेजे थे देश के बाहर पहली बार कहीं पर गृह युद्ध को शांत करने के लिए, और सफलतापूर्वक फिर प्रभाकरन को मार के गृह युद्ध को शांत भी किया गया था। तो ये कुछ कुछ ऐसे दौर रहे हैं श्रीलंका के जिसमें श्रीलंका बहुत ही बुरे फेज से गुजरा है और खुद को संभाल पाया था कुछ समय पहले ही।
श्रीलंका की इकोनॉमी एशिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली एक्सपोर्ट इकोनॉमी थी, लेकिन चूंकि कोरोना से भी पहले 2013-14 के आसपास से श्रीलंका की इकोनॉमी में डाउनफॉल शुरू हो गया था। उसके एक्सपोर्ट कम होने लग गए थे, धीरे धीरे इंपोर्ट बढ़ने लग गए थे। आत्मनिर्भर की जगह पूर्ण रूपेण दूसरों पर निर्भर हो गया था। समझ में आ रही होगी बात? पृष्ठभूमि में पहले अभी बना रहा हूँ, जैसे आपके दिमाग में आए कि कोई भी देश जो इकोनॉमिक क्राइसिस में इतना आ जाता है वो क्यों आता है ना। उसके अलावा क्या था, वहाँ की जो सरकारें थी वो लोक लुभावने वाले घोषणाएं करती थी। जैसे अपने देश में भी आपने सुना होगा कि फ्री एजुकेशन दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे, फ्री गैस दे देंगे, फ्री में खाना देंगे। फ्री में कहाँ से दोगे? अपने पिताजी के घर से तो नहीं लाता है कोई भी। हमारे ही टैक्स के पैसे को फ्री के चीज़ों पर खर्च किया जाता है। तो ये क्या होते हैं? लोक लुभावन मुद्दे होते हैं। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है कि आदमी काम करने की जगह ये सोचेगा कि हमें फ्री में जब सब कुछ मिल रहा है तो हम क्यों काम करें। तो इसी को क्या बोला है? तो अब कोई सरकार आए बोले कि हम टैक्स रेट बहुत कम कर रहे हैं। टैक्स रेट कम करना एक बार को आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन दूरगामी अगर प्रभाव आप देखेंगे तो वो हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदेह होगा। सरकार को जब पैसा नहीं मिलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा, सरकार चलेंगी कहाँ से, है ना। तो आज के लिए वो आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन बाद में वो नुकसान कर सकता है। तो इसी तरह की चीज़ें सरकार जो वहाँ पर आई ना, सिंघली लोगों की बहुमत वाली सरकार आई, उन्होंने हमेशा तमिल लोगों को डिप्रेस करने की कोशिश की, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की। कट्टर बौद्ध होते हैं वहाँ के लोग। और उन्होंने लोक लुभावन मुद्दे जैसे टैक्स को कम करना, जैसे बाहर के जो इंपोर्ट हो रहे थे श्रीलंका के, धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता था श्रीलंका, खाना पानी हर चीज़ का इंपोर्ट करता था। उस पर कभी रोक लगाने की कोशिश नहीं की। ऊपर से इन्होंने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिसके कारण बंटाधार हो गया श्रीलंका का। तो आप सभी का स्वागत है। पूरा का पूरा पढ़ेंगे हम लोग, एक भूमिका मैंने बना दी है। वीडियो पसंद आएगा ज़रूर, इतना तो मैं पहले ही कह रहा हूँ। जिन लोगों ने तीसरा लेक्चर देखा है उनको पता होगा कि मैं किस तरह का पढ़ाता हूँ। नहीं पढ़ाता है कोई भी इतना आसान शब्दों में आईआर को। आईआर नहीं पढ़ाता है, ध्यान रखना। आईआर वही पढ़ा सकते हैं ना अच्छे से जिनको समझ होती है आईआर की। आईआर की समझ के लिए आपको 3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी है। मैं हर लेक्चर बताता हूँ। पहला, नो इमोशनल रिलेशन। इमोशन का कोई कदर नहीं होता है आईआर में। श्रीलंका अगर डूब जाएगा। जब तक उसके हमारे से हित जुड़े हुए हैं तब तक हम उसके बगल में खड़े रहेंगे। जिस दिन हमारा हित उसके साथ ख़त्म हो गया, हम ही पुश करेंगे कि जाओ डूब जाओ। ये कटु शब्द मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई होती है फॉरेन रिलेशन का, इंटरनेशनल रिलेशन का। यही सबसे बड़ा सच्चाई होता है। कोई भी रिलेशन जो बनता है, तुम हमें क्या दे रहे हो, हम तुम्हें क्या दे रहे हैं, इसी के आधार पर बनता है। आप अपने आंसर में जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे, इंट्रो देंगे कि भारत और श्रीलंका के रिलेशन क्यों इतने अच्छे हैं। उसके बाद बोलेंगे हम दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत क्या है, हम दोनों की दूसरे की ज़रूरत क्या है, हम दोनों अभी किन किन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। अभी हम किन किन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं, हमारे समझौते हैं। हमारे समक्ष भविष्य में कौन कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं या भविष्य में चुनौतियाँ हमें फेस करना पड़ सकता है। आंसर का द एंड, बात ख़त्म यहीं तक। यही 3-4 स्टेप में आंसर राइटिंग की जाती है। आप लाख पीडीएफ पढ़ लो, लाख वीडियो देख लो, लाख बुक पढ़ लो, आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपका पढ़ाई किसी काम का नहीं है। डिबेट करने के लिए कोई यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी नहीं करता है। ओके, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे हब्बन टोटा बंदरगाह है, इसको ध्यानपूर्वक देखना आप। यहाँ पर चीन ने बहुत भारी निवेश किया हुआ है, और जब चीन की सरकार ने श्रीलंका को बहुत बड़े 8% या 11% की ब्याज राशि पर ऋण दिया, श्रीलंका ने खुशी खुशी ले लिया कि हमें तो ऋण मिल रहा है। लेकिन जब वो ऋण को नहीं चुका पाई तो श्रीलंका की सरकार ने 99 सालों के लिए ये हब्बन टोटा बंदरगाह चीनी कंपनी को सौंप दिया। समझ में आ गई बात। अब चीन की कोई कंपनी है, वो अगर यहाँ पर आके सामूहिक रूप से अपने सैन्य जहाज़ और बाकी जहाज़ों को खड़ा कर देगी तो हमारा पूरा दक्षिण भारत के क्षेत्र में जितने इसरो के कार्यालय है या हमारे कुडनकुलम परमाणु संयंत्र हैं, हमारे सैन्य छावनियाँ हैं, HAL का है, चेन्नई में बहुत सारे शिपयार्ड लिमिटेड है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, इन सब पर नज़र रख सकता है चीन यहाँ से बैठकर। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे सिक्योरिटी कंसर्न हैं श्रीलंका को लेकर। ओके,
तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या सब है। वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन वीडियो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक टाइप का होगा। स्वास्थ्यवर्धक यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको वीडियो पढ़ने के बाद एक समझ विकसित होगा कि आईआर में कितनी महीन महीन चीज़ों का कितना ज़्यादा मायने रखता है। छोटी छोटी चीज़ें आईआर में पूरा रिलेशन को पलट कर रख देती हैं। जब वर्ष 2009 में 26 साल के लंबे गृह युद्ध से उभरा, कब उभरा है? 2009 में 26 साल का लंबा गृह युद्ध चला है। युद्ध के बाद सकल घरेलू उत्पाद वार्षिक वृद्धि 2012 तक प्रतिवर्ष 8 से 9% पर काफ़ी अधिक थी। इसके बाद भी 2012 तक 8 से 9% की ग्रोथ रेट थी श्रीलंका की, जो कम नहीं होता है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला। यहाँ का पर कैपिटा इनकम जो था, पर पर्सन का इनकम, वो भारत से भी ज़्यादा था। एशिया में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला देश था श्रीलंका का भी। कहीं कहीं पर मैंने पढ़ा है हिंद महासागर का मोती कहा जाता है इसको। हालांकि वर्ष 2013 के बाद औसत जीडीपी वृद्धि दर लगभग आधी हो गई, क्योंकि वैश्विक कमोडिटी की कीमतें गिर गई, निर्यात धीमा हो गया और आयात बढ़ गया। ध्यान रखना, इकोनॉमी का एक दिन में डाउनफॉल नहीं होता है, धीरे धीरे डाउनफॉल होता है। सही नीतियां नहीं बनाए जाते हैं तो वो गर्त में चली जाती है। युद्ध के दौरान श्रीलंका का बजट घाटा बहुत अधिक था। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने इसके विदेशी मुद्रा भंडार को समाप्त कर दिया, जिसके कारण देश ने वर्ष 2009 में आईएमएफ से 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया था। थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूँ, इकोनॉमी कैसे इसकी तबाह हुई। इसने वर्ष 2016 में फिर से 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए आईएमएफ से संपर्क किया। हालांकि आईएमएफ ने ऋण देने से मना कर दिया। आईएमएफ ने ऋण देने से मना नहीं किया। आईएमएफ जब भी ऋण देती है तो पता है क्या बोलती है कि मैं आपको ऋण दे रहा हूँ तो आप चुकाएंगे कहाँ से? तो बोलती है देश में पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ाओ, बिजली का कॉस्ट बढ़ाओ, कर बढ़ाओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाओ। इन सब से जब पैसा वसूल करोगे तुम, तभी तो तुम हमारे पास ला पाओगे ना पैसा वापस। नहीं तो फिर तुम आ जाओगे अगली बार कि हमें 5 बिलियन डॉलर का ऋण दे दो। पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? पाकिस्तान जब आईएमएफ के पास ऋण लेने जाता है, पाकिस्तान में जो चीज़ों का दाम आप इतना ज़्यादा देखते हैं, तो पाकिस्तान को बोला है तो पहले अपने मनी को डिवेल्युएट करो। पाकिस्तान का रुपया जो है वो डॉलर के सामने में 200 को पार कर गया है। ओके, तो ये सब आईएमएफ की शर्तें होती हैं लोन के साथ साथ। जब हमने आईएमएफ से 1991 में ऋण लिया था, एक ही बार लिया ऋण, लेकिन हमने फिर आईएमएफ को हम देने लग गए, हम लेने की जगह। 1991 में तो उसने हमें बोला था कि आप एलपीजी को अपनाइए अपने यहाँ, आप उदारवाद को लाइए। तो हमने उदारवाद को लाया था, लेकिन हमारे यहाँ के वित्त मंत्रियों का देना चाहिए क्रेडिट, ना कि आईएमएफ को। तो एलपीजी हमने लागू किया। उसी तरह से जब श्रीलंका पर भी उसने शर्तें थोपी आईएमएफ ने, तो श्रीलंका की हालत और ख़राब हो गई। आर्थिक कारक, कोलंबो के चर्च में अप्रैल 2009 में ईस्टर बम विस्फोट के कारण 253 लोगों के हताहत हुए थे। आपने सुना होगा कि ईस्टर का जो त्यौहार होता है ईसाई में, तो उस समय क्या हुआ था, कोलंबो में जो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर में से एक है, वहाँ पर बम विस्फोट हुए थे। श्रीलंका में उसकी बहुत ज़्यादा जीडीपी का भाग पर्यटन उद्योग से आता है। किससे? पर्यटकों के कारण आता है। तो पर्यटन उद्योग समाप्त हो गया 2019 से ही। उसके बाद 2020 में पूरे दुनिया में लॉकडाउन लग गया, तो और ज़्यादा गर्त में चला गया। उसका इनकम का बहुत बड़ा भाग जो पर्यटन था वो भी तबाह हो गया। अंत में हम लोग आएंगे कि भारत के साथ रिलेशन क्या है इसके। 2019 में गोटबाया राजपक्षे की नई सरकार ने अपने अभियान के दौरान किसानों के लिए कम कर दरों और व्यापक एसओपी का वादा किया। उसने उल्टा बोला इकोनॉमी ख़राब हो रही, बोला कि हम और तुम्हारा कर माफ़ कर देंगे। यही नहीं, अभी देखते रहिए क्या सब होगा। इन बेबुनियादी वादों के त्वरित कार्यान्वयन ने समस्या को और बढ़ा दिया। सरकार बनी तो उसने कर भी दिया कि कर में कटौती कम दी। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी ने स्थिति को और ख़राब कर दिया। चाय, रबर, मसाला और कपड़ों के निर्यात को नुकसान पहुंचा लॉकडाउन के कारण। पर्यटन आगमन और राजस्व में गिरावट आई, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था पूरी दुनिया में। सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा भी उसका बढ़ गया। श्रीलंका में संकट में विदेशी मुद्रा भंडार कमी के कारण उत्पन्न हुआ, जो पिछले 2 वर्षों में 70% घट गया। सोचो, किसी के पास 100 रुपया था, उसके पास अचानक से 30 रुपया हो जाए, पूरा का पूरा पैसा उसका घट जाए, तो क्या हालत होगी उसकी। आबादी नहीं घटी है, लोगों का इनकम घट गया है, देश का विदेशी भंडार ख़त्म हो गया है। तो हम बाहर से मंगाएंगे क्या? खाने के लिए जो हम श्रीलंका बाहर से चीज़ें मंगाता था वो विदेशी मुद्रा से ही मंगाता था। अब कहाँ से मंगाएगा जब पैसा ही ख़त्म हो गया है तो। और अब सबसे बड़ी मूर्खता क्या की उसने
इसी बीच देश वर्ष 2022 के लिए लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण का भी दायित्व है। विदेशी ऋण का भी 7 बिलियन डॉलर का उस पर ऋण था। भारत पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसको हम लोग अंत में देखेंगे। जैविक खेती की ओर कदम। अब इतना सब कुछ था, उसके बाद उसने बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, वो भी 100%। मतलब पूरा श्रीलंका किसान जो है वो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करे। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से खेत को तैयार करने में 5 से 6 वर्ष लग जाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? डायरेक्ट अगर आप हर साल खेत में खाद डाल कर उत्पादन कर रहे हो, इस साल जाओ बिना खाद डाल कर उत्पादन करो, उत्पादन 1/3 भी नहीं हो पाएगा। हर साल उसको इन्वेस्ट करते रहना होता है, तब जाके 10 साल बाद होता है कि हाँ भाई अब इसमें ऑर्गेनिक उत्पादन भी पहले जैसा ही होगा। जितना खाद डाल के उत्पादन करते थे उतना ऑर्गेनिक भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सरकार ने बोला कि उर्वरक का इंपोर्ट बंद कर दो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दो 100%। तो अब देश में अन्न भी उपजना बंद हो गया, सत्यानाश कर दिया इन्होंने। जैविक खादों के प्रयोग ने खाद्य उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमत, मूल्यह्रास, मुद्रा और तेजी से बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने के लिए आर्थिक एक आपातकाल, एक इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा दी। अब सबसे बड़ा कर्ज जाल था उसका, चीन का कर्ज जाल। 2005 में बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए बीजिंग से काफ़ी धन उधार लिया, जिनमें से कई परियोजनाएं सफ़ेद हाथी, अब इनकी आवश्यकता नहीं, उपयोगी नहीं बनकर रह गई है। सफ़ेद हाथी क्या होता है? एक ऐसा हाथी, ये टर्म यूज़ किया जाता है ना, इसका कोई यूज़ नहीं होता। क्या करोगे सफ़ेद हाथी लेकर? ऐसे ऐसे परियोजना वहाँ पर बना दी जिसका कोई यूज़ ही नहीं। ऐसे ऐसे NH और हाईवे बना दी जिसका कोई यूज़ ही नहीं है। पानी का बंदरगाह ऐसा ऐसा बनाया जिसका कोई यूज़ ही नहीं हो पा रहा। उसके लिए श्रीलंका ने भारी भारी ऋण लिए थे। समझ रहे हो ना? सोचो तुमने घर बनाया ऐसा जिसको तुम यूज़ ही नहीं कर पाए, तो घर बनाने में जो पैसा गया वो तो गया ही ना। तो वही चीज़ है। 2017 में एक चीनी कंपनी को अपना हबन-टोटा, अब कर्ज नहीं वापस कर पाई, हबन-टोटा बंदरगाह तब पट्टे पर दिया जब वो बीजिंग से लिया गया 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया। चीन का श्रीलंका पर कर्ज कुल 8 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जो उसके कुल विदेशी कर्ज का लगभग छठा हिस्सा है। 8 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण है, और डॉलर जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे श्रीलंका को और ज़्यादा ऋण चुकाना पड़ेगा। वर्तमान राजनीतिक शून्यता पता ही है। एक परिवार है, वो है राजपक्षे परिवार। अब वही सारे पद पर वही लोग हैं। राजपक्षे परिवार से 10 से 15 लोग मंत्री और वो बने हुए हैं। अब हमारा सबसे मुख्य मुद्दा आया है, भारत को श्रीलंका संकट की चिंता क्यों करनी चाहिए। भारत के कुल निर्यात में श्रीलंका की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015 में 2.16% से घटकर वित्त वर्ष 2022 में केवल 1.3% रह गई है। टाटा मोटर्स और TVS मोटर्स जैसे ऑटोमोटिव फार्मों ने श्रीलंका को वाहन किट का निर्यात बंद कर दिया। इन्होंने बोला कि हम आपको वाहन किट नहीं देंगे क्योंकि आपके पास विदेशी मुद्रा है ही नहीं। और स्थिर विदेशी मुद्रा तथा ईंधन की कमी कारण अपने श्रीलंकाई असेंबलिंग इकाइयों में उत्पादन भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने रोक दिया है कि हम उत्पादन क्यों करें जब गाड़ी बिक ही नहीं रही। वहाँ तो साइकिल बिक रही है क्योंकि तेल है ही नहीं वहाँ भरने के लिए। वहाँ पर साइकिल की कीमत 50-50 हज़ार रुपये चली गई। 50,000 रुपये मैं कह रहा हूँ साइकिल की एक कीमत, सामान्य साइकिल की, मर्सिडीज वाली साइकिल नहीं, सामान्य कीमत साइकिल की कीमत 50,000 रुपये चली गई। तब जब लोग साइकिल खरीद रहे हैं क्योंकि तेल नहीं है, तो गाड़ी बनाने का क्या मतलब बनता है। तो अब जब गाड़ी का फैक्ट्री बंद होगा तो उसमें काम करने वाले लोग भी अनएम्प्लॉय हो जाएंगे, गाड़ी बेचने वाला अनएम्प्लॉय हो जाएगा, उसके पास रोज़गार नहीं रहेगा। जो गाड़ी का रिपेयरिंग करता है वो भी बेरोज़गार हो जाएगा। इतने सारे लोग एक फैक्ट्री के बंद होने से बेरोज़गार हो जाते हैं। शरणार्थी संकट, जैसे ही श्रीलंका में कुछ भी उत्पात होता है वहाँ के लोग समुद्र पार करके कहाँ भाग के आ जाते हैं? अपने तमिलनाडु के प्रदेश में, दक्षिण भारत के प्रदेश में। अब दक्षिण भारत में शरणार्थी संकट उत्पन्न होने लग जाता है। जब भी श्रीलंका में कोई राजनीतिक या सामाजिक संकट उत्पन्न हुआ तो भारत ने पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी के माध्यम से सिंघली भूमि में से भारत में तमिल जातीय समुदाय के शरणार्थियों का बड़ा अंतर्वाह देखा। वहाँ के जो तमिल लोग हैं वो भाग भाग के अपने श्रीलंका में आके रह जाते हैं। हालांकि भारत के लिए इस तरह के अंतर्वाह को संभालना मुश्किल हो सकता है। ऐसे संकट से निपटने के लिए एक मजबूत नीति की आवश्यकता है। तमिलनाडु राज्य ने पहले ही संकट के प्रभाव को महसूस करना शुरू कर दिया क्योंकि अवैध तरीके से श्रीलंका से 16 व्यक्तियों के आगमन की उसको सूचना मिली थी। 16 व्यक्ति तो कम ही हैं, ये तो न्यूज़ है। आप बस ये लिखना, डेटा मत लिखना, आप बस ये लिखना कि बहुत सारे लोगों के आगमन की पहले ही सूचना मिल चुकी थी। भारत के साथ संबंधों का बिगड़ना श्रीलंकाई पर्यटन और निवेश को प्रभावित कर रहा है। जब भी आप सोचो
सोचो कि आपके पास बहुत पैसा है, आज धनतेरस का दिन है, वैसे तो बेरोज़गार लोगों के पास कहाँ से पैसा आता है। सोचो एक बार को, आपके पास बहुत पैसा है, आप घूमने के लिए जाना चाहते हो पूरी दुनिया में। आपको पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा पाकिस्तान, दूसरा दिया जाएगा भूटान, तीसरा दिया जाएगा श्रीलंका। तीनों की करेंसी एक ही जगह से, तीनों का सब कुछ एक ही जैसा है। चौथा ऑप्शन भी दे दिया मैंने, चीन। आप कहाँ जाना चाहोगे? आप बोलोगे पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हैं, वहाँ मैं नहीं जाना चाहूँगा। आपके दिमाग में एक बार को आएगा कि उस देश के साथ हमारे देश का रिलेशन कैसा है। खुद के ऊपर जब लेके आप सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप बोलोगे कि नहीं, चलो चीन नहीं जाऊँगा, पाकिस्तान भी नहीं जा सकता हूँ मैं, है ना। अगर भूटान ऑप्शन नहीं रहता तो आप श्रीलंका जाते, लेकिन अगर भूटान ऑप्शन में होगा तो मैं गारंटी देता हूँ 99% लोग क्या बोलेंगे, चलो भूटान घूम के आते हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि हमारा रिलेशन उसके साथ अच्छा है। जब कोई भी विदेश चाहता है नौकरी करने या घूमने फिरने के लिए, तो एक बार को ये ज़रूर मन में आता है कि उस देश में कानून व्यवस्था कैसा होगा, उसका भारत के साथ रिलेशन कैसा है। क्या वहाँ के लोगों में ये सोच तो नहीं है कि भारत के लोग ख़राब होते हैं? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरह की चीज़ें के कारण भारत से बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर्यटक जाते थे। तो पर्यटन व्यवस्था जब भारत के साथ रिलेशन उसके ख़राब हुए तो वो भी उसका गिरना शुरू हो गया। भारत पारंपरिक रूप से यहाँ से सारे डेटा आपके लिए वीवीआई है। श्रीलंका के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। महामारी से पहले भारत श्रीलंका के लिए पर्यटन का शीर्ष स्रोत था। श्रीलंका के कुल आयात का 5वां से अधिक हिस्सा भारत से आता है। जितना वो आयात करता है ना, उसका 5वां हिस्सा कौन भेजता है? तो भारत भेजता है। भारत भी श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में से एक है। 2005 से 2019 तक में एफडीआई में $1.7 बिलियन का निवेश किया है भारत के लोगों ने। भारत की ओर से मुख्य निवेश पेट्रोलियम, खुदरा, पर्यटन, होटल, विनिर्माण, रियल एस्टेट, दूरसंचार, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में किया गया है। श्रीलंका में भारत की कई प्रमुख कंपनियों ने श्रीलंका में निवेश किया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें इंडियन ऑयल, एयरटेल, ताज होटल, डाबर, अशोक लेलैंड और टाटा कम्युनिकेशन, बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, वहाँ पर निवेश करती। अब देखो क्या होता है। मान लो ताज होटल एक खुला कोलंबो में, अब क्या होगा इससे? ताज होटल खुला तो जो आएंगे विदेशी पर्यटक कोलंबो में रहने के लिए, वो ताज होटल में रहने जाएंगे, यानी कि वहाँ पर लोगों को खाना बनाने का काम मिलेगा, साफ़ सफाई करने का काम मिलेगा। होटल मेंटेनेंस में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, चादर से लेकर तकिया से लेकर सब कुछ, उसके लिए श्रीलंका से खरीदेगा ताज होटल सब कुछ सामान। यानी कि वहाँ पर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो जब भारत की कंपनियां वहाँ पर निवेश करने नहीं जाएंगी तो वहाँ के एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। एक एक पॉइंट को जोड़ना, तार से तार जोड़ते जाना, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। बिना किसी चीज़ के हेल्प के 500 शब्दों में आंसर लिख दोगे आप, मुझे पता है। अगर कहानी बन गई दिमाग में तो कि श्रीलंका में क्या क्या हुआ। हाँ, फिर डेटा चाहिए होते, फैक्ट चाहिए होते, वो तो आपको मैं दे ही रहा हूँ फ्री में PDF में। भारत के लिए क्या सब अवसर है? श्रीलंका संकट में भी हमारे लिए अवसर है। दूसरों का संकट अगर हमारे लिए अवसर बन रहा है तो बना लो। अपनी ज़िंदगी में भी ये चीज़ रखना चाहिए। भले ही आपको लग रहा हो कि सर स्वार्थी बनना सिखा रहे हैं, स्वार्थी बनने से अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन ले के दूसरों का कर देना जितना भलाई करना हो, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए अगर स्वार्थी बनना पड़ता है तो बनना चाहिए। इसी तरह से जैसे श्रीलंका आपदा की बात आई तो हमारे लिए कुछ फ़ायदे की चीज़ थी। कौन कौन से फ़ायदे की चीज़ थी भाई? श्रीलंका चाय का सबसे बड़े निर्यातकों में से एक था। जैसे ही उसका निर्यात कम होगा तो कौन बनेगा? हम करेंगे निर्यात। जैसे यूक्रेन में जब रूस हुआ तो भारत उससे पहले गेहूं का जितना एक्सपोर्ट करता उसको 2 गुना एक्सपोर्ट हम गेहूं का करते हैं अभी। तो हमारे लिए अवसर है इसमें। क्या अवसर है? देखो, वैश्विक चाय बाजार में श्रीलंका द्वारा चाय की आपूर्ति अचानक रोक दिए जाने के बीच भारत आपूर्ति अंतराल को पाटने का इच्छुक है। जिसको जिसको चाय नहीं मिल रहा, हमारे दुकान पर आ जाओ, ले जाओ चाय। ईरान और साथ ही तुर्की, इराक जैसे नए बाज़ारों में भारत अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है। हम बोलेंगे आओ ईरान के लोगों को तुम्हें भी हम चाय देते हैं, जिसको भी चाय चाहिए आ जाओ। ईरान, तुर्की, इराक जैसे रूस जैसे श्रीलंका के बड़े चाय आयातक कथित तौर पर भारत के चाय बागान, विशेष रूप से असम और कोलकाता के चाय बागानों की ओर रुख कर रहे हैं। अब वो लोग कहाँ आ रहे हैं? असम आ रहे हैं, कोलकाता आ रहे हैं कि हमें चाय खरीदना है अपने देश के लिए। ये मत सोचना कि 10 किलो 20 किलो की बात हो रही है। पूरे ईरान को अगर चाय सप्लाई करना है तो सोचो कितना लाख टन होगा, है ना। किस स्तर की बात हो रही है यहाँ पर।
नतीजतन हाल ही में कोलकाता में आयोजित चाय बागानों की नीलामी में पारंपरिक तरीके से उत्पादित पत्तियों और औसत कीमत में पिछले वर्ष की तुलना में 41% की वृद्धि देखी गई है। किसी चीज़ का दाम 100 रुपया था और 140 हो जाए एक ही साल में, तो सोचो कितना ज़्यादा वो अमीर बन जाएगा वो देश, कितना ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। तो एक बेनिफिट तो हमने यहाँ पर उठाया, डेटा सहित प्रमाणित कर देना अपने आंसर में। परिधान या वस्त्र का बाजार। अगला, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिकी देश के परिधान ऑर्डर अब भारत को मिल रहे हैं। तमिलनाडु में कपड़ा उद्योग के तिरुपुर में कंपनियों को कई ऑर्डर मिले हैं। तमिलनाडु में जो है कपड़ा की कंपनियां, उनको ऑर्डर मिल रहे हैं कि हाँ भाई अब हमें कपड़ा चाहिए, श्रीलंका में कमज़ोर हो रहा है। अब हमने सिर्फ बेनिफिट ही नहीं उठाया, हमने मदद भी किया है श्रीलंका को। क्या मदद किया है हमने, अब उन चीज़ों पर आते हैं। लेकिन मदद के बदले हम उसको क्या बोलेंगे कि चीन के साथ अपनी मित्रता को थोड़ा सा कम करो, उसके रोक टोक, उसके सैन्य विमान जो आते हैं या उसके सैन्य जहाज़ जो तुम्हारे तट पर आते हैं उसको रोक करो। हम तुम्हें तेल भी देंगे लेकिन बदले में हम तुमसे ये साइन भी चाहते हैं। तो अब उस पर बात आते हैं। भारत ने श्रीलंका को पिछले 3 महीनों में 2.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस डेटा को जरूर ध्यान में रखना। एक 400 मिलियन आरबीआई मुद्रा स्वैप। मुद्रा स्वैप क्या होता है, देखो मुद्रा स्वैप क्या होता है। जैसे श्रीलंका है, वहाँ पर मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पर कैश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो श्रीलंका की सरकार ने क्या किया, 400 मिलियन डॉलर श्रीलंका की करेंसी भारत को दे दिया। ठीक, इससे क्या होगा, वहाँ के मार्केट में श्रीलंका की करेंसी कम हो जाएगी तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगा। भारत ने क्या किया इसके बदले 400 मिलियन डॉलर भारतीय करेंसी उसको दे दिया। तो श्रीलंका के पास फॉरेन रिजर्व बन गए, भारत की करेंसी उसके पास आ गई, फॉरेन रिजर्व एक हो गया ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस चीज़ के, इसको क्या कहा जाता है, करेंसी स्वैपिंग कहा जाता है। ये भारत भी करता है, जापान के साथ करता है भारत बहुत सारे देशों के साथ करता है। 500 मिलियन के ऋण को स्थगित करना। एक ऋण था भारत से लिया हुआ श्रीलंका को, उसको अभी स्थगित कर दिया हमने बोला कि ठीक है तुम बाद में दे देना। ईंधन, भोजन, दवाइयाँ आयात करने के लिए 1.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन दिया। क्रेडिट लाइन क्या होता है, 1.5 बिलियन क्या हमने अमेरिका को श्रीलंका को दे दिया, नहीं, हमने अपने पास रखा। हमने बोला कि 15 रुपया तुम्हारा मेरे पास रखा हुआ है, तुम जब चाहो इसको यूज़ करना। उसने बोला ठीक है, 1 रुपये का मुझे दवाई दे दो, 5 रुपये का मुझे भोजन दे दो, 2 रुपये का मुझे मसाले दे दो, 5 दूँ 7 1 8 रुपया, 15 में से 8 रुपया उसने खर्च कर लिया। उसको नहीं दिया मैंने, सामान दिया मैंने उसको, लेकिन उसका पैसा भी जा रहा है। मैंने बोला 15 रुपया तुम्हारा मेरे पास रखा हुआ है, तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए हो मुझसे तो अब तुम ले लेना। तो उस 15 रुपये का जो भी करे, वो 1 रुपये का हमसे दवाई ले गया, 5 रुपये का भोजन ले गया, 2 रुपये का मसाले ले गया, उसके 8 रुपये खर्चे हो गए, बाकी अभी जितने 7 रुपये हैं वो अभी रखे हुए हैं। इसको क्रेडिट लाइन कहा जाता है। समझ में आ गई बात। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेल आउट के अलावा श्रीलंका ने चीन से भी 2.5 अरब डॉलर के ऋण का समर्थन का मांग किया है। श्रीलंका गंभीर बिजली कटौती, 2 अंकों की मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है, जो वर्ष के शुरुआत से दोहरे अंक में पहुंच गया है। श्रीलंका केंद्रीय बैंक से निर्यात बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा को 1 महीने में 30% तक अवमूल्यन करने की अनुमति दी गई है। संकट मुख्यतः विदेशी मुद्रा भंडार के कारण की कमी कारण हुआ है। फरवरी के अंत में 2 वर्षों में 70% घट गए हैं उसके विदेशी मुद्रा। इसके कारण उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चूँकि उर्वरक के मुद्दे पर श्रीलंका और चीन के बीच असहमति के बीच भारत द्वारा श्रीलंका का अनुरोध पर भारत ने श्रीलंका को उर्वरक भी मुहैया करवाया है। पहले वो चीन से लेता था, लेकिन भारत ने इस बार बोला कि हम ही से ले लो, इतना दूर क्यों जाते हो खरीदने के लिए, हम ही से ले लो। तो हमने उसको दे दिया उर्वरक। श्रीलंका के साथ राजनयिक संबंधों का विस्तार करने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, पिछले लेक्चर मैंने समझाया था, श्रीलंका का हवन टोटा, बांग्लादेश में, म्यांमार में, पाकिस्तान में, यहाँ पर भारत देश है अपना, उसके बाद से यहाँ पर जिबूती में, ऊपर भी BRI चल रहा है। भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। इसी को चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति कहा जाता है। श्रीलंकाई द्वीप समूह को दूर करने के प्रयासों में भारत को आसानी होगी। जब भारत मदद करेगा तो क्या बोलेगा कि तुम कुछ चीज़ों को छोड़ो, श्रीलंका के साथ, चीन के साथ मित्रता कम करो। तो ये सब क्या होती है, इसको हम कुछ दे रहे हैं तो बदले में हम ले भी रहे हैं। श्रीलंका के लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए भारत मदद कर सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मदद करनी चाहिए कि उसकी सहायता दृष्टिगोचर होने के साथ मायने भी रखती है। ओके, मदद करेंगे लेकिन मदद लेंगे भी। आगे की राह क्या होनी चाहिए, श्रीलंका में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। लोकतंत्र दिखावटी का नहीं होना चाहिए। एक गोटाबाया राजपक्षे का परिवार है, उसके परिवार से 13 से 14 मंत्री हैं एक ही सरकार में। ये लोकतंत्र कहाँ से हो गया, ये तो मोनोपोली हो गया, ये तो परिवार तंत्र हो गया। तो श्रीलंका में लोकतंत्र को मजबूती करना है।
गरीब और कमज़ोर लोगों को फिर से सक्षम बनाने, दीर्घकालिक क्षति को रोकने मदद के लिए विचार करने की आवश्यकता है। उठाए गए कदमों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि, गैर कृषि क्षेत्रों में नौकरी के अवसर में वृद्धि, सुधारों का बेहतर कार्यान्वयन और पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करना शामिल है। भारत से समर्थन। भारत देश ने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध को मजबूत करने हेतु नेबरहुड फर्स्ट नीति का अनुसरण किया है। श्रीलंका को मौजूदा संकट से बाहर निकालने में अतिरिक्त सहायता देकर उसे संकट में उबारने में मदद कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता। श्रीलंका ने बेल आउट के लिए IMF से संपर्क किया। IMF मौजूदा आर्थिक संकट से उबारने के लिए श्रीलंका के प्रयासों का समर्थन कर सकता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है? श्रीलंका में आर्थिक स्थिरता के संदर्भ में आयात पर निर्भरता को चक्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा कम किया जा सकता है। यह रिकवरी में सहायता के लिए अस्थायी विकल्प होगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो आप उसको ज़रूर लिखिएगा। जब भी आप आंसर लिखें, क्वेश्चन पर आएंगे, मुख्य क्वेश्चन पर, उससे पहले मैं कुछ ये बता देता हूँ। जब भी आप आंसर लिखेंगे, मान लो ये आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप इंट्रो देंगे जिसमें हमारे संबंधों के इतिहास या जो भी आप लिखेंगे। उसके बाद से मुख्य भाग में आप क्या लिखेंगे कि हमारे व्यापारिक संबंध कैसे हैं या आर्थिक संबंध कैसे हैं, राजनीतिक संबंध कैसे हैं, कल्चरल संबंध कैसे हैं। उसके बाद से सामरिक संबंध क्या है, सामरिक में क्या होता है, स्ट्रैटेजिक हमारा रिलेशनशिप कैसा है। तो इन चीज़ों को जब आप डिवाइड करके लिखेंगे तब वो सबसे अच्छा परफेक्ट आंसर बनेगा। फिर आगे की राह भी बता देंगे, चुनौतियाँ भी बता देंगे कि संकट में प्रवासी वगैरह भाग के आ जाते हैं भारत। अब आज के क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना। एक वीडियो लेने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे मुझे डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके मैं इतना बता पाता हूँ आपको, नहीं तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ PDF पढ़ के चला जाता। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ये मूर्खता कर रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ PDF पढ़ लेंगे, हमें क्या, हम लेक्चर थोड़ी नहीं सुनेंगे, तो आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। PDF पढ़ के आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। श्रीलंका न केवल पड़ोसी पहल नीति में, जो नाइबर फर्स्ट नीति है हमारा, महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत के समुद्र नीति का भी एक प्रमुख घटक है। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? पड़ोस की नीति का महत्वपूर्ण है, बल्कि समुद्र नीति का भी प्रमुख घटक है श्रीलंका। तो ये कीवर्ड्स हो गए। इसके आधार पर आप क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन लिख के ग्रुप में भेजिए या मुझे भेज सकते हैं। उसके बाद से इंस्टाग्राम पर आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो वहाँ पर फॉलो ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।